संभल रहा है और ना ही पाकिस्तान संभल रहा है। जवाब दो पनामा बेंच वालों, जवाब दो पनामा बेंच बनाने वाले जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जवाब दो। मरियम नवाज और नवाज। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि असम्बलियां बहाल करते हैं तो आपको आइन खत्म करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म के इख्तियार को कलअदम करार देना पड़ेगा। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो भी नहीं करेंगे। ईसीपी कह रहा है गवर्नर तारीख दे देगा, गवर्नर कह रहा है ईसीपी तारीख देगा। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, इलेक्शन कराने को ये तैयार नहीं है। देखिए बाकी सारे किस्से कहानियाँ, हकीकत सिर्फ ये है कि मौजूदा हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। उनकी ज़िंदगी को खतरा है, लेकिन बहरहाल वो पेश होंगे। अदालत में, हाई कोर्ट में भी हुए थे, यहाँ पे और दूसरा असम्बली में राजा परवेज़ अशरफ भी। देखिए इस हुकूमत में सारे लोग जो हैं वो अदालतों के अहकामात को नहीं मान रहे, और ये चीज़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला करना है। इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं, हुकूमत ने नहीं कराए, कंटेम्प्ट में चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन की डेट दें, इन्होंने नहीं दी, फिर कंटेम्प्ट में चले गए। और अब यहाँ पे आके हाई कोर्ट ने मेंबर्स को बहाल किया और राजा परवेज़ अशरफ कह रहे हैं कि वो मैं मेंबर्स को नहीं मानता। तो आखिर अगर अदालती निज़ाम को आपने तस्लीम ही नहीं करना तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? फिर तो आइन के तहत मुल्क नहीं चल सकता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि गवर्नर की मुशावरत लिखी नहीं हुई 105 में, तो इलेक्शन कमीशन को तो डेट देनी चाहिए थी उसके बगैर, वो उन्होंने नहीं दी। सदर साहब के साथ तो सेक्शन 57 में लिखा हुआ है कि सदर कंसल्टेशन करेंगे, वो मामला अलग है, ये मामला। थैंक। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई को जेलों में जाने के लिए हमने नहीं कहा। जिन जेलों में ज्यादा गुंजाइश है पहले वहां कैदियों को रखा जाएगा। ये जो सियासी और मुआशी बहरान है इमरानी टोले के IMF से मुआहिदों की वजह से है। पाकिस्तान जो है ये मुश्किलात का शिकार है और सियासी तौर पे बहरान है, मुआशी तौर पे बहरान है। और अगर आज आपने खबरें सुनी हो टेलीविजन पे ऊपर तो अदालती बहरान भी है। इस वक्त मुल्क एक बहरानिस्तान बना हुआ है और अगर इन बहरानों के आप पीछे देखें तो सिर्फ आपको एक चेहरा नजर आएगा और वो है फितना खान। इन बहरानों के पीछे एक ही चेहरा है और वो फितना खान है। इस आदमी ने 2014 से लेके अब तक इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। पिछले 8 माह से कभी धरना दे रहा है, कभी लॉन्ग मार्च कर रहा है, कभी जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा है। और जेल भरो तहरीक आपने देख ली है इसकी। ये कहता था पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है। आपने देख लिया पूरे मुल्क में से सिर्फ 121 लोग इसके साथ खड़े हैं, बाकी कोई आदमी इसके साथ नहीं है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शेख रशीद कहते हैं मैं हर वक्त गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ है, PDM इलेक्शन में जाना चाहती है। ये और भागेंगे। शेख रशीद कहते हैं कि मैं हर वक्त गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं। उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ है, PDM इलेक्शन में जाना है। मैं तो हर वक्त गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ। ससुराल के घर में जाना तो कोई ऐसी बात नहीं। इलेक्शन ने साबित किया है कि ये और भागेंगे। रास्ते सारे इस बिल्डिंग से निकलेंगे, सारे सबूत और इनके मनी लॉन्ड्रों के ताबूत इसी बिल्डिंग से निकलेंगे। और ये गैंग ऑफ 5 के जो अगली नस्ल है, गैंग ऑफ 5 की अगली नस्ल जो है वो भी आंखें दिखा रही है। एक चोरी और दूसरी सीना जोरी, सारा मुल्क लूट के खा गए। अब कह रहे हैं हम जजेस पे केस बनाएंगे। आखिरी फैसला अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में उम्मीद है। मैं तो अल्लाह के बाद सुप्रीम कोर्ट को समझता हूँ, ये समझते हैं 1997 है। सारी कौम सुप्रीम कोर्ट के साथ। कल राजनपुर के इलेक्शन में जितनी बड़ी इनको सियासी शिकस्त हुई है, ये डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, सारी इन्हें इंतजामिया की सपोर्ट थी। लोगों ने डर के मारे झंडे भी नहीं लगाए कि ये पर्चे
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी स्कूल सिस्टम के अहदेदार खालिद रजा के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक निजी स्कूल सिस्टम के अहदेदार खालिद रजा की टारगेट किलिंग का मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज किया गया। मुकदमा कत्ल की दफात के तहत मकतूल के भाई सैयद तनवीर अहमद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में मकतूल के भाई ने बयान दिया कि उसे अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और गली में शोर शराबा शुरू हो गया, जिसके बाद उसने घर से बाहर निकल के देखा तो मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमान तेजी से रोड की तरफ भागते नजर आए। घर से बाहर आया तो देखा कि मेरा भाई खालिद रजा खून में लथपथ पड़ा है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने बताया कि सर पर गोली लगने से खालिद इंतकाल कर गए हैं। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वजीर खजाना इसहाक डार से एशियाई तरक्याती बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द ने मुलाकात की। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि वजीर खजाना इसहाक डार ने पाकिस्तान में पायदार तरक्की के फरोग में एशियाई तरक्याती बैंक के किरदार और ताउन को सराहा और वक्त को मुल्की मुआशी सूरत हाल से भी आगाह किया। एलामिया के मुताबिक वजीर खजाना ने वक्त को IMF मिशन से मुज़ाकरात के बारे में भी आगाह किया है। इस मौके पर वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन किया है। बजट और करंट अकाउंट खसारा कम करने और महसूलात में इजाफे के लिए तवानाई समेत अहम शोबों में मुश्किल फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुरोनोश की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने हदायत की कि रमज़ान से कबल ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों गोदामों, दुकानों और मंडियों में ऑपरेशन जारी किया जाएगा। उनका कहना था कि जब अवाम पहले ही मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, ऐसे में ज़ायद कीमतें वसूल करने वालों से आड़े हाथों से निमटना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सख्त हदायत देते हुए कहा कि अशिया की तलब रस्त और कीमतों से गड़बड़ हुई तो मुतालिका इलाकों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि IMF के इसरार पर शोबा तवानाई के कर्जों की फंडिंग के लिए 300 यूनिट्स के जायद बिजली इस्तेमाल करने वालों पर 3.82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाया जाएगा। कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए तवानाई में बयान देते हुए वजीर तवानाई ने कहा कि हुकूमत को इदादो शुमार पर बातचीत करके शोबा तवानाई की हर चीज़ पर IMF को मुतमईन करना है, क्योंकि IMF चाहता है कि कर्ज की किस्त के मुआहदे के लिए बिजली के नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत 8 माह के अरसे में मुख्तलिफ शेड्यूल में 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन से 9.90 से 14.24 रुपये फी यूनिट वसूल करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजारत सेहत ने मुतादिद तिबी आलात को अंदराज और रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना दे दिया। वजारत सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक A, B, C और D क्लास के तिबी आलात इंदराज और रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक मेडिकल डिवाइसेस में हार्ट वॉल्व्स, लिंक वेंटिलेटर्स, मास्क, हाइपोडर्मिक नीडल समेत दीगर आलात शामिल हैं। क्लास D, C के तिबी आलात साल 31 दिसंबर 2023 तक, जबकि क्लास A और B के तिबी आलात को 31 दिसंबर 2014 तक रजिस्ट्रेशन से मुस्तस्ना करार दिया गया है। क्लास DC के तिबी आलात में साल 31 दिसंबर 2000 तक, जबकि क्लास A और B के तिबी आलात को 31 दिसंबर 2014 तक रजिस्ट्रेशन की मुस्तस्ना करार दिया गया है।
اور اب آپ کو بتائیں کہ IMF نے پاکستان میں سگریٹس کے غیر قانونی خرید و فروخت سے 80 ارب کے ٹیکس چوری پر شدید تشویش کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ اور FBI حکام نے وزیر اعظم کو سگریٹس کی غیر قانونی خرید و فروخت پر بریفنگ دی، جبکہ اس حوالے سے کی جانے والی کارروائی کی ماہانہ رپورٹ بھی وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے سگریٹس کی غیر قانونی فیکٹریوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی ہے اور FBI کو تمام سگریٹس فیکٹریوں پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جلد لگانے کی ہدایت بھی جاری کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق 2 درجن سے زائد سگریٹس مینوفیکچرنگ کمپنیاں تاحال ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں شامل نہیں ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، صوبوں کے درمیان تعلقات بڑھانے اور بین الصوبائی ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ملاقات میں پنجاب اور سندھ کے کچے کے علاقے میں مشترکہ آپریشن سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ عناصر سے آڑے ہاتھوں سے نمٹنا جائے گا اور آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان 4 اکائیوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر پر مشتمل ہے۔ سب نے مل کر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے۔ اتحاد اور اتفاق کی ضرورت آج پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے سب کو باہمی اختلافات بھلا کر ایک ہونا ہوگا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر ریونیو مخدوم محبوب نے اپنے پرائیویٹ سیکرٹری سیف علی شاہ کی شادی کی تقریب میں انہیں ڈالرز کا ہار اور سونے کا تاج پہنا دیا۔ ذرائع کے مطابق سیف علی شاہ کی شادی حیدرآباد میں ہوئی، جس میں MN مخدوم جمیل الزمان نے بھی شرکت کی۔ وزیر ریونیو مخدوم محبوب نے اپنے سیکرٹری کو شادی کی تقریب میں ڈالرز کا ہار اور سونے کا تاج پہنانے کی تصاویر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جبکہ صارفین کی جانب سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کریں اور اب آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کی سرزمین ایک بار پھر شدید زلزلے سے لرز اٹھی۔ 5.6 شدت کے زلزلے میں کئی عمارتیں سمیت ایک فیکٹری زمین بوس ہو گئی۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکیہ کے صوبوں میں 5.6 شدت کے زلزلے کے جھٹکے سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے جھٹکے مالاتیا سے جڑے دیگر 4 ہمسایہ صوبوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد فیکٹری کے ملبے سے ایک لاش نکالی گئی۔ مجموعی طور پر 32 افراد کو زندہ نکال لیا گیا، جبکہ 110 زخمی ہیں جنہیں مختلف ہسپتال میں طبی امداد فراہم دی جا رہی ہے۔ پاکستانی سفارت خانے نے ترکیہ سے اٹلی جانے والے مہاجرین کی کشتی میں حادثے کے شکار پاکستانیوں سے ملاقات کی ہے۔ اٹلی میں پاکستان کے سفیر علی جاوید نے نجی ٹی وی کو ٹیلی فونک رابطے میں بتایا کہ کشتی میں 20 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے 16 پاکستانی کو ریسکیو کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈوبنے والی کشتی پر سوار مزید 4 پاکستانی تاحال لاپتہ ہیں۔ کشتی حادثے میں کتنے پاکستانی جاں بحق ہوئے ابھی اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کشتی حادثے میں بچ جانے والے 16 پاکستانیوں کا تعلق مالاکنڈ، حافظ آباد، گوجرانوالہ اور گجرات سے ہے۔ سفیر علی جاوید کے مطابق سفارت خانہ کشتی حادثے کے معاملے کے قریب سے دیکھ رہا تھا اور پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اٹلی حکومت کے تعاون سے اقدامات کرے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مغربی انٹارکٹیکا میں قیامت خیز گلیشیئر کے پگھلاؤ کے عمل کو سمجھنے کے لیے روبوٹ تیار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق مغربی انٹارکٹیکا میں
ایک گلیشیئر کے پگھلنے کا سلسلہ جاری ہے اور لوگوں نے اس کی تباہی کو عظیم سانحہ قرار دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کے پگھلاؤ سے کرۂ ارض پر گہرے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آئس ون رپورٹ کو امریکن ماہرین نے تیار کیا ہے، جسے ملک مڈور تحقیقی اسٹیشن کے نیچے چھوڑ دیا گیا ہے۔ آئس ون نے انکشاف کیا ہے کہ گلیشیئر کی دراڑوں اور نشیب و فراز کے درمیان پگھلاؤ تیزی سے جاری ہے، البتہ برفانی شیٹ کے نیچے کی برف کم مقدار میں پگھل رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس نقصان کی تلافی اب ناممکن ہے اور اگلی صدیوں میں گلیشیئر مکمل غائب ہونے سے پوری دنیا میں سمندر کی بلندی 1.64 تک جا سکتی ہے۔ ایران میں اسکول جانے سے روکنے کے لیے لڑکیوں کو زہر دینے کے انکشافات کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع گزشتہ سال نومبر سے اسکول کے طالبات میں زہر کی وجہ سے سانس لینے کی تکلیف کے سینکڑوں کیسز سامنے آئے تھے۔ ایران کے نائب وزیر یونس پناہی نے انکشاف کیا ہے کہ جان بوجھ کر لڑکیوں کو زہر دیا گیا تھا۔ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاص طور پر لڑکیوں کے اسکول بند کیے جائیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ابھی تک لڑکیوں کو زہر دینے کے واقعات کے خلاف کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے۔